नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। फिल्म में दिखाया गया है कि 2034 में किस प्रकार साउथ कोरिया के अंदर एक खतरनाक फ्लू फैल जाता है जो कि कोविड-19 से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे जाते हैं। सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि मिलिट्री वहाँ से उड़ने वाले पक्षियों को भी गोली मारने लगती है ताकि इस संक्रमण को दूसरे देशों में फैलने से रोका जा सके। लोग इस कदर मर रहे थे कि उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची, इसलिए उन्हें एक साथ जलाया जाने लगा। इस समय ये फ्लू अपने चरम पर था। इसकी शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए हमें चलना होगा 3 हफ्ते पहले। हांगकांग के कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स किसी शिपिंग कंटेनर के द्वारा साउथ कोरिया के बुंडेंग शहर भेजने के लिए तैयार किए जाते हैं। कंटेनर में एक शख्स को खांसी आ रही थी, पर इंचार्ज के पूछने पर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। कंटेनर को कोरिया के लिए रवाना कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बुंडेंग शहर में एक कार का एक्सीडेंट होता है और वो एक कंस्ट्रक्शन हॉल में जा गिरती है। इस कार में सवार थी किम इन हे। यहाँ एक रेस्क्यू स्क्वाड पहुँचता है और किम को रेस्क्यू करने की तैयारी करता है। कार एक ऐसी जगह फंसी थी कि एक बार में केवल एक शख्स ही अंदर जा सकता था। कैन जी क्यू नाम का एक आदमी धीरे धीरे गड्ढे के अंदर उतरता है और जैसे तैसे करके किम को बचा लेता है। रेस्क्यू के बाद जीक्यू किम से बात करने की कोशिश करता है, पर तभी एम्बुलेंस वाले किम को लेकर निकल जाते हैं। उसी रात किम जीक्यू को कॉल कर उसी जगह बुलाती है जहां एक्सीडेंट हुआ था। जीक्यू सोचता है कि उसने थैंक यू बोलने के लिए उसे यहां बुलाया है, पर किम उसे गड्ढे में से अपना पर्स लाने को कहती है क्योंकि उसके अंदर उसका कुछ ज़रूरी सामान था। वो उसे मना कर देता है कि ये उसके प्रोटोकॉल के खिलाफ है। किम के वहाँ से जाने के बाद एक साथी की मदद से जीक्यू उस पर्स को निकाल लेता है। पर्स में उसे एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि किम एक डॉक्टर है। तभी पर्स में पड़ा फ़ोन बजने लगता है। ये किम की बेटी मी रेऊ का फ़ोन था। थोड़ी देर बात करने के बाद जीक्यू उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ 2 भाई ब्यूंग की और ब्यूंग वू उस कंटेनर को खोलने के लिए जाते हैं। खोलने पर वो देखते हैं कि सब लोग मारे जा चुके हैं, उनमें से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है। दोनों भाई उस जगह का वीडियो बनाते हैं और उस शख्स को अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर पर रुकते हैं और ब्यूंग की अंदर कुछ सामान लाने के लिए जाता है। मौका देखकर वो जिंदा बचा शख्स ट्रक से निकलकर भाग जाता है। ब्योंकी के भाई की तबीयत खराब होने लगती है और वो लगातार खांस रहा था। ब्योंकी उस लड़के का पीछा करने की कोशिश करता है, पर वो भाग निकलता है। अपने भाई को लेकर वो एक क्लिनिक में जाता है। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देता है, पर ब्योंग वू वहाँ खड़े काफ़ी लोगों के संपर्क में आ जाता है। जीक्यू किम की बेटी से मिलने उसकी स्कूल के बाहर जाता है और बात करने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसकी मम्मी ने अनजान लोगों से बात करने के लिए मना किया है। वो अपनी मम्मी का बैग और जीक्यू का बिजनेस कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। शहर में धीरे धीरे वायरस फैलने लगता है। किम के घर पहुँचने पर मी उसे उसका बैग देती है, जिससे किम काफ़ी खुश हो जाती है और जीक्यू को फ़ोन करके थैंक यू बोलती है। तभी किम के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इसीलिए किम मी को घर छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाकर देखती है तो ब्योंग वू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था और शरीर पर लाल धब्बे हो गए थे। किम कहती है कि ये एवियन फ्लू है, पर उसके सीनियर्स उसकी इस बात से सहमत नहीं होते। डॉक्टर्स को ब्योंग वू के फ़ोन से कंटेनर की फुटेज मिलती है जिसमें बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी। वो कंटेनर के बारे में पूछने ब्योंग की के पास जाते हैं। वहाँ अलार्म सुनकर ब्योंग की भागकर अपने भाई के पास जाता है। वहाँ देखता है तो उसका भाई मर चुका था। वो उसे गले लगाता है और खून से भरे हाथ डॉक्टर्स के मुंह पर भी लगा देता है। जैसे तैसे करके उसे पकड़ लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मी घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती है और वो केट को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है। उसे एक कार टक्कर मारने वाली होती है, तभी मोसाई उसे बचा लेता है। ये वही लड़का था जो कंटेनर में जिंदा बचा था। मी उसे कुछ खाने के लिए देती है। मोसाई उसे दूर रहने को कहता है क्योंकि वो बीमार था। मी उसके लिए कुछ दवाई लेने जाती है और जीक्यू को भी मदद के लिए वहां बुला लेती है, पर मोसाई तब तक वहां से निकल चुका था। शहर के अंदर हजारों लोग बीमार पड़ने लगे थे। हॉस्पिटल मरीजों से फुल हो चुका था और इसका इलाज कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा था। किम हेल्थ टीम के साथ कंटेनर के पास पहुंचती है। कंटेनर खोलते ही उसमें से चूहे निकलने लगते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। सभी लाशों को कंटेनर के अंदर ही जला दिया जाता है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। जीक्यू और मी एक सुपरमार्केट में जाते हैं और एक साथ लंच करते हैं और आपस में एक दूसरे के सीक्रेट्स बताने लगते हैं। जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो वायरस अपनी पकड़ हर जगह बना चुका था।
लोग ज़मीन पर ही खून की उल्टियाँ करने लगे और कुछ तो ऑन स्पॉट ही मरने लगे। जीक्यू देखता है कि एक महिला एक्सीलेटर पर बेहोश होने लगती है। जीक्यू मी को एक जगह सुलाकर उसे बचाने लगता है। वापस आकर देखता है तो मी वहाँ से गायब। शहर की इमरजेंसी मीटिंग में डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस का मानना था कि लॉकडाउन करना सही नहीं है। इसी समय काफ़ी कार्स आपस में भिड़ने लगती है और काफ़ी एक्सीडेंट होने लगते हैं। वायरस बुरी तरह फैल चुका था और डॉक्टर्स पॉलिटिशियंस हेलीकॉप्टर्स में वहाँ से निकलने लगते हैं, पर किम जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसकी बेटी अकेली थी। वो मी को कॉल करती है पर उसका फ़ोन जीक्यू उठाता है और सुपरमार्केट की सिचुएशन के बारे में बताता है। किम जल्दी से सुपरमार्केट पहुंचती है और मी को ढूंढने लगती है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं और सुपरमार्केट में सामान इकट्ठा करने लगते हैं। सिचुएशन खराब होती देख वहां आर्मी आ जाती है और लोगों को वहां से भगाने लगती है। फाइनली उन्हें वो मिल जाती है और शटर के बंद होने से पहले वो लोग वहां से निकल जाते हैं। किम जीक्यू को अपने साथ चलने के लिए कहती है पर वो वहां फंसे लोगों को निकालने में लग जाता है और उन्हें अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। किम और मी एयरपोर्ट आते हैं पर सिक्योरिटी चेक पर उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि मी बीमार थी। कोरियाई आर्मी यूएस आर्मी के साथ मिलकर पूरे शहर में लॉकडाउन लगा देती है। यहाँ एक कैंप तैयार किया जाता है जहाँ सबकी जांच होगी और इन्फेक्टेड लोगों को अलग करके रखा जाएगा। किम उस कैंप में पहुँचती है। वहाँ मी के बाल बांधते हुए वो देखती है कि उसके शरीर पर लाल निशान हो रखे थे। वो उसे धीरे से चेकअप रूम से बाहर भेज देती है। कैंप के अंदर मोसाई को पहचान लिया जाता है। उसकी जांच से पता चलता है कि वो बीमारी से रिकवर कर चुका है और उसके शरीर ने इसके लिए इम्यूनिटी तैयार कर ली है। वो किम को एंटीबॉडी तैयार करने के लिए बुलाते हैं क्योंकि कैंप में किम एकमात्र डॉक्टर थी जो इस बीमारी के बारे में जानती थी। थोड़े ही समय में किम उससे एंटीबॉडी निकाल लेती है। किम जब अपनी बेटी को वहां से निकालने की कोशिश करती है तभी वहां मी को लेने कुछ गार्ड्स आ जाते हैं क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी, पर जीक्यू उसके टैग नंबर के साथ खुद के नंबर एक्सचेंज कर लेता है और खुद इन्फेक्टेड वार्ड में चला जाता है। जीक्यू का एक दोस्त उसे मिलता है और उसे अपने कार्ड की मदद से उस इन्फेक्टेड जोन से निकाल लेता है। किम मी को लेकर मोसाई के पास जाती है ताकि एंटीबॉडी उसके शरीर में डाल सके क्योंकि मी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। किम एंटीबॉडी उसे लगाती है पर तभी सोल्जर वहां आ जाते हैं और किम को बेहोश कर मी को ले जाते हैं। जीक्यू देखता है कि गार्ड्स कोई बच्चे की डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं। उसे पता चलता है कि वो मी है। वो पीछा करता है और एक जगह पहुंच जाता है जहां हजारों डेड बॉडीज पैक की हुई पड़ी थी। कुछ डेड बॉडीज को तो जिंदा ही पैक कर दिया गया था। मी को ढूंढते हुए वो एक स्टेडियम में पहुंच जाता है जहां एक बड़ी क्रेन डेड बॉडीज को उठाकर एक जगह किसी कचरे की तरह फेंक रही थी और उन्हें सीधा जलाया जा रहा था। वो सीधा लाशों के बीच कूद जाता है और मी को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक रिंगटोन सुनाई देती है जो कि मी के फोन की थी। वो मी को बाहर निकाल लेता है जो कि अभी तक जिंदा थी। यहाँ कैंप में गार्ड्स और एक ऑफिसर के बीच अनबन हो जाती है। वो सब लोगों को सच बता देता है और ऑफिसर उसे गोली मार देता है। लोग वहां भड़क जाते हैं और सिक्योरिटी से भिड़ जाते हैं। भीड़ के वाइल्ड होने पर मोसाई को वहां से निकालने की कोशिश की जाती है। किम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है पर वो कहीं नहीं मिलती। इधर ब्योंग की मोसाई को देखता है और उस पर अटैक कर देता है। जैसे तैसे करके मोसाई और किम को वहां से निकाल लिया जाता है। लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक यूएन का मेंबर प्रेसिडेंट से कहता है कि लोगों को मार दिया जाए ताकि इन्फेक्शन को बाकी दुनिया में फैलने से रोका जा सके, पर प्रेसिडेंट आर्मी को मना कर देता है कि कोई कुछ नहीं करेगा जब तक एंटीबॉडी तैयार ना हो जाए। मोसाई की एम्बुलेंस में डेथ हो जाती है और एंटीबॉडी की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। वाइस प्रेसिडेंट को जब यह पता चलता है तो वो गुपचुप तरीके से आर्मी को लोगों को रोकने के लिए ऑर्डर दे देता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जीक्यू जैसे तैसे करके वहां से बच निकलता है। मी की तबीयत सही होने लगी थी। एंटीबॉडी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। किम अपनी बेटी से मिलने के लिए भागती है पर आर्मी उसे रोक लेती है। वो बार बार कहती है कि उसकी बेटी ने एंटीबॉडी तैयार कर ली है। उसकी बातचीत प्रेसिडेंट से करवाई जाती है। एक आदमी को पता चल जाता है कि मी ने एंटीबॉडी तैयार कर ली है और वो उसे उठा कर ले जाता है और उसका खून निकालने की कोशिश करता है। तभी जीक्यू वहां आ जाता है और उसे मार देता है। प्रेसिडेंट फायर रोकने के लिए कहता है पर यूएन मेंबर उनकी बात नहीं मानता। वहीं दूसरी ओर किम बॉर्डर तक पहुंच जाती है। मी को देखते ही वो उसकी तरफ भागने लगती है। बेटी के पास पहुंचते ही उसे एक गोली लग जाती है। मी अपनी मॉम के आगे खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लगती है, डोंट किल माई मॉम। यह देख सबके दिल पसीज जाते हैं। जब सोल्जर गोली नहीं चलाते तो यूएन मेंबर फाइटर जेट लोगों को मारने के लिए भेज देता है।
पर प्रेसिडेंट अपनी सेना को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तैयार करने को कहता है। यूएन मेंबर और प्रेसिडेंट के बीच तीखी बहस होती है और फाइटर जेट बिना हमला किए वापस चले जाते हैं। प्रेसिडेंट लाइव अनाउंस करता है कि उसके लोगों को कुछ नहीं होगा, वो अपने लोगों को बचाएंगे। मी को वैक्सीन के लिए भेजा जाता है। वैक्सीन तैयार कर ली जाती है और खबर आती है कि बुंडेंग के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल मूवीज हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।